शुक्राना गुरुजी, अपनी शरण में लेने का, हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखने का। संगत जी, आज मैं अपनी जर्नी और अपनी मुलाकात गुरुजी के साथ कैसे हुई ये आप सबसे शेयर करूंगी। कि गुरुजी बोलते थे कि कोई भी सत्संग कितनी भी बार शेयर किया जाए, हर बार उसके लिए किसी एक नई संगत का आंसर होता है। और कई बार हम ये देखते हैं कि उसी सत्संग से हमें भी कुछ नए आंसर मिलते हैं। तो उसी विश्वास के साथ कि आज भी जब हम ये सत्संग कर रहे हैं हमारे गुरुजी के दरबार में, हम सबके घर में, हम सबके मन में, हम सबकी आत्मा में गुरुजी विराजमान है और हमारे आसपास वो बैठे हुए हैं और हमारे को सुन रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, ये बात है 2000 की। उस समय मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जो कि एटलीस्ट उस टाइम इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं चलती थी, फिजिकल प्रॉब्लम, और उसको बोलते थे अल्सरेटिव कोलाइटिस। जनरली जिस डॉक्टर के पास, गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट के पास जाते थे, वो यही बोलता था ये तो अमेरिकन बीमारी है, कहाँ आपने पाली। बट क्योंकि हमारा डाइट, फूड और मेन था टेंशन, जो हमें सोचने की आदत होती है, वो चीजें हमने पाली होती है, तो ये चीज हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। संगति, उस टाइम इस बीमारी की एक ही दवाई थी इंडिया में, दैट वाज सेल्जोपायरन। और सेल्जोपायरन में सल्फर होता था और मैं सल्फर से एलर्जी, तो एक तरह से मेडिसिन मुझे सूट नहीं कर रही थी क्योंकि उसको लेते ही मुझे एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा होते थे और सल्फर से एलर्जी काफी रिस्की मानी जाती थी। तो उस टाइम फिर मुझे स्टीरॉइड्स पे रखा जाता था। आई थिंक स्टीरॉइड्स हमें इतना नहीं पता होते थे, लेकिन कोरोना के बाद हम सब की, एक कॉमन मैन को भी ये पता चल गया कि स्टीरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग है, बट लॉन्ग टर्म की जर्नी में ये काम नहीं आती, ये बॉडी को बहुत अफेक्ट करती है। तो समझ जी, एक तरह से ये था कि कोई आसरा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, एक तरह से ड्रग्स पे ही मैं चल रही थी। और जैसा कि हम में से बहुत से लोग हैं, उनके दर पे, उस दरबार में उसी वक्त पहुंचते हैं जब सब तरफ से हार गए होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगत जी, क्लियरली मैं एक कॉमन मैन, मिडिल क्लास, सेल्फ मेड, मेरे पेरेंट्स सेल्फ मेड मैं, हम लोग को अपने पे कॉन्फिडेंस होता है, उसको मैं अभिमान नहीं कह सकती, एक कॉमन मैन का मान कह सकती हूँ। और जब गुरुजी के दर पे आए और अब समझ आया, वो मान भी उनके चरणों में छोड़ दो और सिर्फ उस मैं और मान को छोड़ के उनके साथ चलो। बट तब तक ये समझ नहीं थी, एक कॉमन मैन का मान था कि मैं एक कॉमन मैन हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, किसी का बुरा नहीं करती, जितनी मेरी औकात है मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, तो मैं किसी गुरु के पास क्यों जाऊं, वो भी फिजिकल फॉर्म में। तो एक तरह की ये थिंकिंग थी मेरे माइंड में, और मैं नहीं बिलीव करती थी कि किसी गुरु पर या किसी ह्यूमन बॉडी को मैं पैर टच करके अपने भगवान के बराबर दिखाऊं। हाँ, भगवान में मैं गॉड बिलीवर थी, गॉड फेयरिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता था। जैसे बड़े बोलते थे गलत काम करोगे तो भगवान तुम्हें देखेंगे या मैनेज करेंगे, तो वो चीज थी कि गलत काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि भगवान उसको देख रहा है। और जिस भगवान को मैं बिलीव करती थी बचपन से, वो मेरे भोलेनाथ थे, शिव शंभू थे। तो एक ये भी पॉइंट था शायद कि मैं गुरुजी के पास थोड़ी देर के लिए शुरू में रुक पाई। मेरी ये जर्नी शुरू होती है बेसिकली इन्विटेशन की 2000, यू कैन से 1999 से, क्योंकि मैं गई गुरुजी के पास 2000 में थी। बट उससे एक साल पहले मेरी हालत को देख करके मेरी छोटी सिस्टर, उसके जो सीनियर बॉस थे, उन्होंने उसको बोला था कि आपके घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो गुरुजी की आज्ञा है, आप आइए और उनको लेके आइए। संगत जी, उस टाइम गुरुजी एम्पायर एस्टेट में बैठते थे और हम सब जानते हैं कि वहां पे उतनी संगत नहीं होती थी, 100, 150, 200। और फिर भी जो मेरे मालिक का ऑरा था,
और जो वहां का समा बंधा होता था, हम में से किसी को ये आज्ञा अंदर से ही नहीं थी, वर्बली किसी ने भी मना किया था कि हम अपनी मर्जी से किसी संगत को लेके आ जाए। आज तो गुरु जी ने हमें इतनी खुली छूट दी है कि हम किसी को भी बड़े मंदिर ले जाते हैं, दर्शन करवाते हैं और ले आते हैं और उसकी सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं। गुरु जी उसकी झोलियां भर देते हैं। पर उस समय जब तक गुरु जी खुद नहीं बोलते थे, आप किसी को भी नहीं ला सकते थे। तो एक तरह से एक आज्ञा थी। 1 साल तक, संगत जी 1 साल तक मेरा गुरु मुझे मैसेज भेजता रहा। आज मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं नादान थी, अनजान थी। शायद मैं ये कहूंगी कि गुरुजी की जो वाणी है और जो भाषा है, जिसमें उन्होंने पहला वर्ड यही बोला था, अपनी अकल को अपने जूतों के साथ छोड़ के आओ, शायद उस वक्त वो डिग्री और अकल मेरे पास थी। तो मैं उस मैसेज को नहीं समझ पाई, नहीं गई, मैं रिफ्यूज करती। संगत जी अल्टीमेटली जून 2000 में मेरी हालत बहुत खराब थी। गर्मियों के दिन थे, मैं मम्मी के घर आई थी। मेरी सिस्टर रात को 7:30 पौने 8 बजे आई और बोली दीदी उठ और चल। संगत जी उस टाइम मेरा ये हाल था कि हर 1-2 घंटे में मैं वॉशरूम जाती थी। मेरे को मतलब प्रॉब्लम हो जाती थी। मैं कुछ भी खाती थी, मैं वॉशरूम की तरफ भागती थी। मेरा एक ही वीक पॉइंट था कि कहीं भी जाना है, अवल तो जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जर्नी में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। जाना है तो जहां वॉशरूम के फैसिलिटी। इस तरह से सिस्टर ने बोला तू आज चलेगी चाहे कुछ हो जाए। मैं उसको रिफ्यूज करती रही, कहती नहीं आप चलोगे आज। और वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गए। मैंने उससे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि मैं वहां वॉशरूम तो होगा ना। उसने बोला तू यहाँ से चल, जो होगा देखा जाए। वो मेरे से बहुत छोटी है, लेकिन जब वो डांटती है तो ऐसे ही डांटती है। और या तो उसकी डांट में गुरुजी की डांट थी, क्या था। संगत जी मैं उसके साथ बैठ के गई। मैं उसको बहुत वीक थी संगत जी, बहुत वेट लूज कर चुकी थी। हीमोग्लोबिन मेरा 6.5 और 7 होता था और मतलब बीपी मेरा काफी लो रहता था। बट वो जिद में मुझे ले गई। इतनी दूर जाने के नाम से मुझे वैसे ही घबराहट हो रही थी। संगत जी हम गाड़ी में बैठे और वहां जाते ही आपने देखा होगा, पहले हम बाहर से गाड़ी बाहर रुकती थी, अंदर आए, हैंड वॉश करके हम अंदर मंदिर के दरवाजे से आए। दरवाजे पे आते ही जब अंदर जाने लगे, मेरी सिस्टर को बस एक ये था कि अब भी मैं आपको यही बताऊंगी वो मुझे ऐसे क्यों बोल रही थी कि मैं हर बात पे व्हाई एंड हाउ, बिना रीजन बिना लॉजिक्स के मैं कोई चीज एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। एंड आई वॉज रेडी टू गिव द लॉजिक्स फॉर एवरीथिंग। तो इसलिए मुझे हर चीज को मनाने के लिए लॉजिक मांगने का हक मैं अपना मानती थी। और मेरी सिस्टर ने सिर्फ ये बोला पीछे पीछे मेरे, एक तरह से जैसे हाथी पे अंकुश लगाते हैं, हल्के से पिंच करते हुए, दीदी कुछ नहीं बोलना, सिर्फ मेरे को फॉलो करना और बाकी लोगों को फॉलो करना, आवाज मत निकालना, जो जो कहा जाए करते जाए। चलने लगे, अंदर आए, सीढ़ियों पे चढ़े, दरवाजे से अंदर आए। अब मुझे लगा कोई बाबा जी होंगे, दाढ़ी होगी, भगवे कपड़े होंगे। एक तो पहले ही ये समझ से बाहर था, जो समझ थी, जो अकल थी, ज्यादा थी कि ऐसा कौन सा गुरु है रात को मिलता है यार। जनरली गुरु तो सुबह मिलते हैं 8 बजे, 9 बजे, 4 बजे सत्संग होता है, 11 बजे, 12 बजे। चलो ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे व्हाई, ढेर सारे हाउ, और एक ही उम्मीद कि चलो कोई डॉक्टर कोई फकीर कुछ नहीं कर पाया, शायद ये ही कुछ कर दूं। अपने दर्दों को समेट के मैं वहां पहुंची। संगत जी ये सोचते हुए किस तरह के गुरु होंगे, आपने देखा होगा एम्पायर एस्टेट में सामने सीढ़ी से उतरते ही राइट में जब टर्न किया, इतना ब्यूटीफुल, इतना क्यूट, इतना पावर, इतनी वाइब्रेशन। ये कैसा गुरु है यार, इतना ड्रेसअप किया हुआ, इतने ब्यूटीफुल तरीके से। तब तक यही था कि गुरु का मतलब होता है सिंपल कपड़े, व्हाइट या भगवे और दाढ़ी और मूंछ। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ अलग। जो इतने सालों के संस्कार या थिंकिंग थी या माइंड में एक सेटअप था, सब चेंज हो गया। चलो चलते गए आगे,
पीछे पीछे मेरा कमांडर मुझे गाइड कर बोले जा रहा है, चुप रहना चुप रहना। सबने माथा टेका, मैंने भी सर झुकाया, माथा टेका और वापस आया। संगत जी, वो टाइम था जब मैं एक चपाती पूरे दिन में नहीं खा पाती थी। हम थोड़ी देर बैठे, पहले दिन हमें ऊपर ले जाए भेजा गया मुझे, हम लोग ऊपर जाके बैठ गए और वाणी चल रही थी तो मुझे लगा मेडिटेशन कर लेते हैं, मेडिटेशन करने लग गई। मेडिटेशन में मैं यही सोचे जा रही थी कैसे गुरु है, कैसा इनका अटायर है। और मुझे लगा अच्छा अगर अच्छे गुरु है तो उन्हें भी पता होगा कि मैं भी फेयर ह्यूमन बीइंग हूँ, वो मुझे पहचान जाती है, मैं कोई चीटिंग नहीं करती, कोई बेईमानी नहीं करती और मैं अच्छा इंसान हूँ। बस ये मैं और वो सोचते सोचते हमें नीचे बुलाया गया। संगत जी, उन दिनों में गुरुजी अपने हाथ से हमें प्रसाद देते, अपने छोटे छोटे हाथों से ढेर सारा प्रसाद। हमने बहुत से गुरु भाइयों से, सेवादारों से, सत्संगियों से सुना है कि छोटे से हाथ से, एक हाथ से गुरुजी प्रसाद देते थे और हमारे दोनों हाथ भी छोटे पड़ जाते थे, ऐसे लगता था कहीं गिर ना जाए। बट क्योंकि वो मेरा पहला दिन था, गुरुजी को तो पता था सब कि कितनी नादान हूँ, कितनी बेवकूफ हूँ, कितनी मैं वाली हूँ, तो उन्होंने फैला हुआ प्रसाद नहीं दिया। उस दिन उन्होंने दिया लड्डू प्रसाद। संगत जी, 250 ग्राम वाला इतना मोटा लड्डू सीधा हाथ में, दोनों हाथ में भर के मैं मुड़ के देखूं और मेरी सिस्टर बोले टर्न कर, चुपचाप से लेके प्रसाद। तब हम प्रसाद लेके बाहर जाते थे, बाहर जल प्रसाद भी मिलता था बीच सड़क पे, वहां पे खड़े होके हम वो प्रसाद फिनिश करते थे, हैंड वॉश करते थे, फिर वापस अंदर आते थे। अब आप ये सोचिए, जो पिछले 3-4 महीने से एक चपाती खा रहा है, उस इंसान को आपने इतना बड़ा लड्डू दे दिया और साथ में जो मेरा मेंटोर, जो गुरुजी की आज्ञा से मुझे डांट रही थी, उसने सीधा बोला जो खाना है यही खाना है, पूरा खाना है। मैंने उसको ये बोला बेवकूफ है, इतना बड़ा लड्डू, मेरे को अभी वॉमिटिंग आ जाएगी, कितने दिन हो गए मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा। शी सेड तू यही खाएगी। तब पहली बार नहीं समझ आया था जो यहाँ खाया वो दवाई है, जो घर में ले गए वो मिठाई है। बट बिकॉज शी, यू कैन से कि बहुत ज्यादा पावर थी उसके अंदर उस वक्त, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, धीरे धीरे ये समझ आता है। मैंने वो पूरा लड्डू प्रसाद संगत जी खा ली और वो खड़ी थी मेरे ऊपर, इंक्वायर कर रही थी, उसको शायद नहीं, उसे पूरा विश्वास था गुरुजी मुझे ठीक करेंगे। वो लड्डू प्रसाद खा के अब मुझे लगे अब मेरा पेट गया, या तो मैं वॉमिट करूंगी या वॉशरूम जाऊंगी। और संगत जी, हम सब जानते हैं कि जब हम कहीं नई जगह पर जाते हैं, एम्पायर एस्टेट में वॉशरूम वहीं पर है, किचन के सामने थोड़ा आगे जाके, सारी संगत भी दरवाजे के बाहर हम लोग बैठते थे, वहां पर हम सब वहीं बैठते थे। और बीइंग अ फीमेल ऐसे लगता था कि अंदर जा रहे हैं, इतने लोग आपको देख रहे हैं जाते हुए, वॉशरूम में आ रहे हैं, तो यही लगा मेरा स्टमक अपसेट है तो कितना एम्बेरेसिंग हो जाएगा मेरे लिए। संगत जी, मैं वॉशरूम गई थी बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे नहीं पता वो क्या शुरुआत थी। बाहर आ गए, आकर के बैठे, थोड़ी देर बाद सिस्टर ने फिर मुझे पंच किया कि थोड़ी सी कुंडी मारी कि अब सीधे बैठना है, नीचे चलना। नेट्स बिछनी शुरू हो गई, हम लोग बैठ गए आमने सामने और नेट्स में पहली बार देखा गया किसी लंगर में 4 जनों के लिए एक ही जगह पर लंगर प्रसाद दिया जा रहा। इसके भी बहुत से लोगों के बहुत सारे सत्संग हैं। इस प्रसाद से गुरुजी ने बहुत से लोगों की ये भावना कि तुम नीचे हो, मैं ऊपर हूँ, मैं किसी का छुआ हुआ नहीं खाऊंगा, मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगा, ये वाली भावनाओं को खत्म किया, डिसॉल्व किया और इस मैं को खत्म कराया। सिमिलरली मैं भी वहां बैठी, लंगर प्रसाद में मुझे सब्जी और दाल का ध्यान नहीं है, बट ये याद है कि चपाती थी और तब लंगर प्रसाद में भी हलवा प्रसाद ही नहीं होता था, कई बार बर्फी प्रसाद होता था, जलेबी प्रसाद होता था और मीठे में मिठाई होती थी, पहले गुरुजी बांट चुके होते। लंगर प्रसाद आया, मेरी नजर सिर्फ मिर्ची वाली चटनी पर। संगत जी, ये तो अब समझ आया है कि जब जितना तीखा गुरुजी आपको देते हैं उतने ही काले कर्म हमारे कटवा रहे होते। ये उस वक्त नहीं थी समझ,
और मैंने अपनी सिस्टर को ये बोला, उसने बोला अपने हिस्से की चटनी तुम खाओगे, ये 2 चपाती तुम खाओगे। और तब सुधा आंटी अपने हाथ से खाना बनाती थी वहां पर। चपाती अच्छी होती थी, बहुत बड़ी भी नहीं होती थी लेकिन बड़ी होती थी। और मैं ये सोचूं, मैं 2 चपाती, इतना बड़ा लड्डू सब मैं खा चुकी हूँ, ये होगा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, मुझे वॉमिट आ के रही। बट क्योंकि मैडम जी साथ बैठी थी, डांट रही थी, मैंने वो फिनिश किया। फिर हम बाहर आए, हैंड वॉश किए, वापस आए, गुरुजी से आगे ली और घर आ गए। संगत जी, ये 2000 की बात बता रही हूँ, तब बिजली बहुत जाया करती थी दिल्ली में भी। और मम्मी का घर दिल्ली में विवेक विहार से आगे सूर्यनगर में है, वो बॉर्डर के इस पार पड़ जाता है, वहां पर लाइट वैसे ही पहुंच जाती थी। इन्वर्टर्स काम करना कम कर देते थे, 2-2.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद इतने बड़े घर में इन्वर्टर बंद हो जाते थे। जनरेटर में कई बार डीजल कम हो जाता था, इतनी लंबी लाइट जाती थी। और जून का महीना, गाड़ी से वापस आ रहे हैं और मुझे जैसे ही हमने वहां एंटर किया पता चला 3 घंटे से लाइट नहीं। मेरी सिस्टर ने मम्मी के घर छोड़ा और खुद तो चली गई अपने घर। और मुझे ये लगे कि बेटा अब तो तुम गए श्वेता, अब तुम्हें वॉमिटिंग भी आएगी क्योंकि गर्मी मुझसे टॉलरेट नहीं होती और तुम्हारी हालत खराब होने। संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना वॉमिटिंग गई, ना मैं वॉशरूम गई, वापस आई, वापस सो गई। नेक्स्ट डे सुबह ठीक है, मैंने कहूंगी मैं 100% ठीक हो गई, लेकिन काफी रिकवरी और वो जो डर और एक हॉरर था कि मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो एक शुरू में तो हम यही कहेंगे। अब हमें समझ आता है कि गुरुजी मिरेकल्स के लिए नहीं हुए थे, गुरुजी हैं हमारे मेहर के लिए, वो हम पर मेहर करते हैं, वो मिरेकल्स नहीं करते। बट हम नादान हैं, या हम नादान लोगों को समझाने के लिए कि मैं तुम्हारा शिव नहीं, मैं तुम्हारा महाशिव हूं, वो कई बार ये छोटे छोटे मिरेकल्स, छोटे छोटे जो स्पार्क्स हैं हमारी लाइफ को, जो पूरी तरह से डिस्चार्ज है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं है, बिलीव की तरफ नहीं है, उसमें ये लाइट देते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार कुछ तो अलग हुआ है कि इतना खाना खा के मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देन अगेन माइंड, ब्रेन, डिग्री होल्डर है हम लोग, इंटेलिजेंट है, अच्छे से पढ़े लिखे हैं, एक ही जवाब आया, स्टीरॉइड्स दिए होंगे। क्योंकि तब मैं भी स्टीरॉइड्स ले रही थी साल भर से, मुझे ये पता था कि बॉडी वेट। फिर मुझे दिमाग में आया कि श्वेता वो खाना तो छोटा बच्चा भी 2 चपाती खा रहा था, बूढ़ा अंकल भी 2 चपाती खा रहा था, मोटी आंटी भी 2 चपाती खा रही थी और पतली आंटी भी। जबकि स्टीरॉइड्स का रूल ये होता है जितना आपका बॉडी वेट है उससे ज्यादा ग्राम्स नहीं दे सकते आप। फिर माइंड ने बोला कि वो 60 ग्राम, अगर मेरा वेट 50 ग्राम है, किलो है, तो मुझे उतनी देंगे, दूसरे को 20 किलो की देंगे, कैसे पॉसिबल है? तो वो ब्लेम नहीं हो सकती। इसी इफ एंड बट्स में चलते गए, जर्नी चलती गई। सेकंड विजिट मेरी थोड़े दिनों बाद हुई, मेरे हस्बैंड के साथ हुई। और मेरे हस्बैंड तो बहुत जल्दी, जितना मैं विद लॉजिक एंड रीजन किसी चीज को बिलीव करना शुरू करती हूँ, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। जहां भी तुम्हें बोलोगे वहां वो उससे सर झुका देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं। 1-1.5 महीने बाद मुझे लगा थोड़ा अंडर कंट्रोल हो गई थी प्रॉब्लम भी, कि नरेश हम चले गुरुजी के पास, मन किया। तो अब मैं पश्चिम बिहार रहती थी, वहां से गुरुजी के पास चले गए हम लोग। संगत जी, पहली बार मैं अपने ब्रदर इन लॉ और ब्रदर के साथ, एक सिस्टर के साथ आई थी, मेरे हस्बैंड या कोई और फैमिली मेंबर नहीं आया। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, जैसे था हम अंदर गए। इसका भी एक सत्संग है जो मैं पिछली बार भी रिपीट कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आज नहीं कर रही। बड़ी स्टूपिड सी विश भी नहीं थी, एक भाव जागा था और गुरुजी ने वो भाव भी पूरा किया था। शुरू में तो हम बालक होते हैं, बिल्कुल नादान, अनजान और शैतान बालक थी मैं तो। हर बात पे वाय करना, जिद करना आता था मुझे, और वो गुरुजी ने हर नादानी को हंस के पूरा किया, टाला, और ऐसे ही इतनी ब्यूटीफुल तरीके से मुस्कुराते रहे, हंसते रहे कि कितने नादान है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हम अपने पिता को भूल जाएं, हम अपने पिता को एक बार को इग्नोर कर दें कि मैं बिजी हूं, आज टाइम नहीं है गुरुजी,
पिता की नजर हमेशा हम पर रहती है, उनकी मेहर, उनका करम हमारे पर हमेशा रहता है। इसी तरह संगत जी, गुरु जी की नजर और मेहर जब उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था, वहां बुला लिया था, तो मुझ पे थी और है और हम सब पर है और रहेगी भी। तो संगत जी, मैं सत्संग में शेयर कर रही थी कि मैं और मेरे हस्बैंड वहां गए और हम वहां बैठे, बाहर आए तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि श्वेता, आपने यहाँ पे किसी से बात की है क्या? मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे नहीं, तुमने किसी से बात? मैंने कहा उस वक्त तो संगत जी हमें किसी का नाम नहीं पता होता था, हमें आज्ञा नहीं होती थी किसी से बात करने की, बस जय गुरु जी तो नहीं, नमस्ते ही होती थी। तब जय गुरु जी हम नहीं बोलते थे, या यूं सर झुका देते थे, हाथ जोड़ देते थे। किसी को देख के, किसी के फेस को देख के अगर आपको लगता था ये जान पहचान का है, नाम नहीं पता होते थे, ना हम में से किसी को आज्ञा थी, ना हिम्मत थी कि हम किसी से नाम पूछें। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये अंकल हैं, बाद में पता चला वो सिंगला अंकल थे। इन्होंने मुझे बुला के अलग से बोला है कि गुरु जी कहते पे ने कि टीचर के दिमाग ਨੂੰ ना लॉजिक ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ लॉजिक ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत देर तक संभालना पैंदा है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कहो कि जुतियां दे नाल अपनी अकल बाहर रख के आए। कुछ कुछ पंजाबी थी, मैं टूटी फूटी ही बोल पाई हूँ। संगत जी, मैं हैरान कि मैं और मेरे हस्बैंड अलग ही खड़े थे उस वक्त जब ये सिंगला अंकल ने नरेश को मैसेज दिया, और मैंने आज तक 2 बार आई थी, किसी से कोई बात नहीं की थी। तो गुरुजी ने सिंगला अंकल को, सिंगला अंकल ने मेरे हस्बैंड को कैसे बोला कि टीचर्स का दिमाग बहुत लॉजिक लगाता है, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और मैथ्स और अकाउंट्स की टीचर थी, इसीलिए लॉजिक्स और कैलकुलेशन सबसे ज्यादा करती थी। हर चीज में इफ एंड बट होता था, प्लस एंड माइनस होता था, फेयर होता था, ठीक है, लेकिन होता था। ये 2 चीजें थी जो गुरुजी हमेशा मना करते आए थे, और मेरे लिए वो सबसे पहला रूल होता था लाइफ का कि लॉजिक्स लगाओ और प्लस माइनस करके डिसीजन लो। चलो, गुरुजी ने अपनी शरण में लिया था संगत जी, बहुत सारी नादानियां की, बहुत छोटी छोटी गलतियां की, छोटी छोटी बेवकूफियां की, और धीरे धीरे मेरा मालिक अपना हाथ पकड़ के मुझे ऊपर की तरफ लेता जा रहा है। जर्नी है संगत जी, चलती रहेगी। इसी से रिलेटेड मैं से एक और छोटा सा सत्संग जो अभी अचानक याद आ रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। पहले दिन तो मुझे ऊपर बिठाया गया था, उसके बाद संगत जी जहां गुरुजी का आसन है, सिंहासन है, गुरुजी के राइट साइड में, मीन जब एज अ संगत हम जाते, हमारे लेफ्ट साइड में जब रो बैठती थी, तो वहां पर पहली रो में तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर, जब भी हम वहां पहुंचते थे, चौथा नंबर खाली हो जाता था। मैं मत्था टेकती थी, आगे आगे मैं ही बढ़ती थी, मेरे हस्बैंड और बेटा पीछे होते थे। मत्था टेकती थी, हर जगह पे ये लगता था मैं फर्स्ट आऊंगी, मैं और मैं। आगे मत्था टेक के मैं मुड़ती थी, वो सीट हमेशा खाली मिलती थी, मैं वहां बैठ जाती थी, और सिंगला अंकल या सेवादार हाथ से मेरे हस्बैंड को और बेटे को ऊपर भेज देते थे। संगत जी, वही चीज है, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये रहता था कि मैं ना शिव जी की बहुत पूजा करती हूँ, व्रत भी करती हूँ, तो शायद ना भगवान मुझे अपने पास ज्यादा बिठा रहे हैं, इसीलिए वो मुझे पास बिठाते हैं और मेरे हस्बैंड और बेटे को ऊपर पहुंचाते हैं। बच्चों वाली बात है, मैं वाली बात है, हंसी वाली बात है। सालों बाद जाके समझ आया ये बात, गुरुजी ने सत्संग में ही कहलवा के समझाया कि नादान, मूर्ख, बेवकूफ, जिनके ज्यादा कर्म बुरे होते हैं, जिनके कर्म ज्यादा काले होते हैं, उन्हीं को तो मैं अपने ज्यादा पास बिठाता हूँ ताकि कर्म काटूं। तो ये सब है नादानियां। अब हमें हंसी आती है, क्योंकि अब गुरुजी के साथ चलते चलते उनकी राह पे जब निकल गए हैं, तो उनकी समझाई हुई कुछ बातें तो अंदर मन में समा गई हैं, समझ आ रही हैं। बहुत सी हैं जो अभी भी नहीं आई हैं, बहुत सी हैं जो अभी बहुत सीखनी है, लेकिन यही छोटी छोटी हम सब संगत की गलतियां हैं, मस्तियां हैं और नॉटीनेस है, और गुरुजी के साथ की जर्नी है।